नमस्कार साथियों, आप सभी का वीरेंद्र एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें विज्ञान के अंदर आज अपना चैप्टर है नया बहुलक। एक ही क्लास के अंदर अपन बहुलक पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बहुलक से कैसे प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए, आज व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ा करके आज थोड़ा डिजिटली पढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा पैर में थोड़ी दिक्कत है, इसकी वजह से बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते। तो देखो, पहली बात कि बहुलक बहुलक क्या होते हैं। आपने घरों में पॉलीथीन वगैरह देखी होगी, तो जितनी भी पॉलीथीन होती है वे क्या होती हैं, बहुलक होती है। क्या? बहुलक। पीवीसी पाइप देखा होगा, बहुलक होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारे अणुओं को मिला करके अपन उसको क्या कह सकते हैं, बहुलक कह सकते हैं। जैसे अपना पहला है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। वे बृहद अणु, मतलब कि वे बड़े अणु जो, एक सेकेंड, जी, वे बृहद अणु जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, बहुलक कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा बड़ा सारा अणु जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं। तो अपना सीधा सा अपन क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारी एकलक इकाइयां, बहुत सारी क्या है, एकलक इकाइयां हैं। इन सभी को आपस में इनका बहुलीकरण कर दे, इनको आपस में जोड़ दे, तो एक बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, बहुलक समझ गए। एकलक इकाइयां मिलकर के किसका निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है। उसके बाद अपन बात करें बहुलक के वर्गीकरण की, तो बहुलक दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक बहुलक, एक होता है आपका कृत्रिम बहुलक। बात करें प्राकृतिक बहुलक की, तो ऐसे बहुलक जिनको अपन पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। और ऐसे बहुलक जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है, मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका प्राकृतिक रबर, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, उसकी छाल में से एक व्हाइट द्रव निकलता है, उससे क्या बनाया जाता है, रबर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक रबर। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज, रेयोन, डीएनए, आरएनए जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा और कपास, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ये छोटे छोटे एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने डीएनए की आकृति देखी होगी, डीएनए की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनिक क्षारक तत्व होते हैं। ये सभी क्षारक तत्व मिलकर के एक एकलक का निर्माण करते हैं। ये सभी एकलक आपस में ऐसे बंध बना करके, जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, अरे डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। बात करें अपन कृत्रिम बहुलक की, तो अपनी पॉलीथीन, जो अपने घरों में अपन पॉलीथीन वगैरह देखते हैं, ये कृत्रिम बहुलक है। पीवीसी पाइप, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीएन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन, ये क्या होते हैं, कृत्रिम बहुलक होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक के बारे में। जी, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, कृत्रिम प्लास्टिक। मतलब जो प्लास्टिक होते हैं, कृत्रिम प्लास्टिक, वो अलग अलग रूप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका ताप सुगठे प्लास्टिक, मतलब थर्मोप्लास्टिक। एक होता है आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्रकार का होता है। थर्मोप्लास्टिक तो क्या होता है, मतलब थर्मोप्लास्टिक को अपन गर्म करके
पुनः किसी दूसरे आकार में भी ढाल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसको गर्म करके पुनः किसी भी आकार में उसको अपन ढाल सकते हैं। वे तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जी, कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अपन गर्म करके कैसे भी आकार में ढाल सकते हैं। पीवीसी पाइप है, उसको भी अपन गर्म करके कैसे भी आकार में ढाल सकते हैं। पीएन है, उसको भी अपन गर्म करके कैसे भी आकार में ढाल सकते हैं। ये सभी तो क्या है आपके ताप सुगट्टे प्लास्टिक, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक है। बात करें अपन ताप दृढ़ प्लास्टिक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है, इनको किसी भी आकार में गर्म करके अपन नहीं डाल सकते। ये एक बार इसका आकार बन गया वो इसका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे कि बेकेलाइट, मेलेमाइन, पॉलीस्टाइरीन और लिप्टर, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं और इनका आकार अपन नहीं बदल सकते गर्म करके। इतने क्लियर हो गई बात। अब आपसे पूछ लिया जाएगी ताप सुगट्टे प्लास्टिक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आपको पॉलीथीन, पीवीसी और पीएन ये चीज ध्यान में रखनी है। थर्मोसेटिंग पूछे तो बेकेलाइट, मेलेमाइन, पॉलीस्टाइरीन और लिप्टन, ठीक है, इन एग्जांपल, इन उदाहरणों को अच्छे से याद कर लीजिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन पॉलीथीन की। पॉलीथीन किन एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, एथीन से, ठीक है। एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसका सूत्र है, एथीन का। किसका है, एथीन का। और एथीन बहुत सारी, एथीन एक एकलक इकाई है और बहुत सारी एथीन को आपस में अपन जोड़ देंगे, बहुत सारी एथीन को अपन अगर आपस में जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास एक एथीन का बहुलक आ जाएगा। और पॉलीथीन क्या होती है, देखो नाम में क्या है, पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब एथीन का बहुलक। एथीन के बहुलक को क्या बोलते हैं अपन, पॉलीथीन। तो एथीन के बहुलक से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। समझ के प्रश्न आ सकता है कि पॉलीथीन किस एकलक इकाई से मिलकर बना होता है। ऑप्शन में आपको एथीन मिल जाएगा, वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो एथीन है, इसका बहुलीकरण कर देते हैं, यानी कि एन क्यों लगाया, मतलब कि ये इनको CH2 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 इनको आपस में जोड़ते जाएंगे तो अपने पास पॉलीथीन आ जाएगी, मतलब एथीन के बहुत सारे रूप अपन आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद अगला है आपका पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी के अंदर एकलक इकाई कौन सी होती है, वाइनिल क्लोराइड, जिसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। वाइनिल क्लोराइड कौन सा होता है रे, C2H3Cl, ठीक है, C2H3Cl, ये क्या है आपका वाइनिल क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड है। और बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड को आपस में जोड़ करके अपन के इसका निर्माण कर सकते हैं, पीवीसी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। पीवीसी का प्रयोग किसमें किया जाता है, जैसे जो रेनकोट होते हैं ना, बरसाती सूट, रेनकोट वगैरह बरसात के अंदर जो पहना जाता है वो किसका बना होता है, पीवीसी का बना जाता है, ठीक है। पीवीसी के बर्तन भी बने होते हैं, मतलब प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो पीवीसी के होते हैं। और विद्युत केबल मतलब तार के ऊपर जो धातु का जो तार होता है उसके ऊपर जो एक रबर जैसा प्लास्टिक होता है वो किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है, ठीक है। उसके बाद है PAN। PAN का मतलब क्या है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। इसके अंदर किसका एकलक होता है, वाइनिल साइनाइड का, वाइनिल साइनाइड का। तो PAN का एकलक क्या होता है, वाइनिल साइनाइड, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN यानी कि साइनाइड। इनको आपस में बहुत बार जोड़ करके अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एक PAN यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई जी। और पॉलीवाइनिल का उपयोग किसमें किया जाता है, बात करें अपन पॉलीवाइनिल के उपयोग की, तो इसका उपयोग किया जाता है जिसमें जो ये पीवीसी वाले एग्जांपल देखे थे ना, इन्हीं में किसका प्रयोग किया जाता है, PAN का भी प्रयोग है किया जाता है, ठीक है।
और पीवीसी का एक उपयोग और है, पीवीसी का एक उपयोग है जैसे जो पाइप वगैरह होते हैं ना, पीवीसी के पाइप आपने सुना होगा, जैसे घरों में पाइप के आजकल कनेक्शन होते हैं, बिजली के जो कनेक्शन होते हैं, तो वो तार डालने के लिए पहले या फिर पानी की लाइन के लिए पहले किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइट कलर के या येलो जैसे कलर के कुछ पाइप का यूज किया जाता है, पूरी मतलब जैसे मकान बनाए उसके अंदर, तो वे पाइप किसके होते हैं, पीवीसी के होते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं और खराब नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अलग अलग बहुलक है, जैसे हो गया आपका बेकेलाइट, मेलेमाइन, टेफ्लॉन, ग्लिप्टल, सॉरी ग्लिप्टल। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। बात करें अपन बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट का इकाई का एकलक कौन है, बेकेलाइट का एकलक कौन है ये बता दो मेरे को, बेकेलाइट का एकलक कौन है, फिनोल। बेकेलाइट पर्सन आ जाए, बेकेलाइट का एकलक कौन है, फिनोल। ठीक है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या इसके एकलक है। बेकेलाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट का उपयोग किस में किया जाता है, टीवी में, रेडियो, रेडियो का आवरण, मतलब जो टीवी और रेडियो के बाहर का जो आवरण होता है ना, जो प्लास्टिक होता है, जो मजबूत होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का। और बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको गर्म करके दूसरे आकार में नहीं डाला जा सकता। और विद्युत स्विच, जो आपके घरों में विद्युत स्विच वगैरह होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। अब देखो इस कलम, इस पेन के ऊपर जो ये है ना, ये भी किसका बना हुआ है, बेकेलाइट का बना हुआ है, ये बहुत मजबूत है। ठीक है, बात करें अपन मेलेमाइन की, तो मेलेमाइन का एकलक कौन है, मेलेमाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड। जो मेलेमाइन बहुलक है उसका एकलक है मेलेमाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब बहुत सारे मेलेमाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड के अणुओं को मिलाकर के किसका निर्माण होता है, मेलेमाइन की बहुलक का निर्माण किया जाता है। बात करें अपन टेफ्लॉन की, बात करें अपन टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन का जो एकलक है वो क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, याद रखना ये नाम कि टेफ्लॉन का एकलक क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन। और टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है न चिपकने वाले बर्तनों की कोटिंग में, न चिपकने वाले बर्तनों की कोटी में। ठीक है, बात करें अपन ग्लिप्टल, ग्लिप्टल की एकलक इकाई क्या है, ग्लिप्टल की एकलक इकाई है थैलीकमल तथा ग्लिसरोल। जब अपन थैलीकमल तथा ग्लिसरोल के बहुत सारे अणु को आपस में मिला देंगे तो कौन से बहुलक का निर्माण होगा, ग्लिप्टल का। ठीक है, और ग्लिप्टल का उपयोग किसमें किया जाता है, ग्लिप्टल का उपयोग किया जाता है आसंजक पदार्थों के रूप में। आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस साइड या फिर इस साइड, वो तो एडिटिंग के टाइम देखेंगे किस साइड बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी साइड होगा, इस साइड आपको अच्छे से दिख रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है आसंजक पदार्थों के रूप में। इतनी चीज क्लियर होगी आपकी ग्लिप्टल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक आपका यौगिक है उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, जिसका नाम है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या है, पॉलीस्टाइरीन जो यौगिक है उसका जो बहुलक है उसका एकलक आपसे पूछ लिया जाए तो इसका एकलक क्या है, इसका आपका एकलक है वाइनिल बेंजीन, वाइनिल बेंजीन या स्टाइरिन। ठीक है, या उसको बोलते हैं स्टाइरिन। तो वाइनिल बेंजीन क्या है, इसका एकलक आपसे पूछ लिया जाए पॉलीस्टाइरिन का एकलक क्या है, या तो स्टाइरिन बोल दो या फिर वाइनिल बेंजीन। और कैसे है, जैसे आप देखो इसका एकलक बताता हूं। वाइनिल बेंजीन कौन सी होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5। ठीक है, या यहाँ पे कोई बेंजीन जोड़ सकते हैं अपन, जैसे एक सेकेंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे
ये यहाँ पे बेंजीन जुड़ गई। ये क्या है, एक ये क्या है, एक वाइनिल बेंजीन है, वाइनिल बेंजीन है। जब अपन इसके बहुत सारे अणुओं को आपस में मिला देते हैं, बहुत सारे अणुओं को आपस में मिला देते हैं, तो किसका निर्माण होता है, पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये है अपनी प्लास्टिक, बेकेलाइट, मेलेमाइन और अन्य बहुलक इकाइयां। ठीक है, तो बहुलक समझ गए। एक बार मैं फिर से बहुलक का रिवाइज कर देता हूँ, देखो, क्योंकि बहुलक और उसके बाद है रबर, ये बहुत ही छोटे टॉपिक हैं और क्लास भी इसकी छोटी रहेगी। तो देखो, बात की हमने बहुलक की। बहुलक क्या होता है, बहुलक ऐसे बड़े बड़े अणु होते हैं, ऐसे वृहद अणु होते हैं जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक बहुलक, एक होता है आपका कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक है उनको पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, और कृत्रिम बहुलक है जिनको मानव द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। बात करें अपन प्राकृतिक बहुलक की, तो जो प्राकृतिक रबर होता है, सेल्यूलोज होता है, प्रोटीन है, रेयन है, डीएनए है, आरएनए है, वसा है, ये सभी प्राकृतिक बहुलक होते हैं। बात करें अपन कृत्रिम बहुलक की, तो पॉलीथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलिमाइन हो गया, ये सभी क्या है, आपकी कृत्रिम बहुलक है। इतनी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक तो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, वे प्लास्टिक जिनको अपन गर्म करके पुनः किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपकी पॉलीथीन है, कोई भी, जितनी भी पॉलीथीन होती है, पीवीसी पाइप है और पीएएन है। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, पीवीसी यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड है, और पॉलीथीन है, ये सभी क्या आपके थर्मोप्लास्टिक है, जिसको अपन गर्म करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। बात करें अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिनको अपन गर्म करके किसी भी आकार में नहीं डाल सकते। ठीक है, वो एकदम दृढ़ होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं, एकदम कठोर होते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन सी है, आपकी बेकेलाइट होगी, आपकी मेलेमाइन होगी, आपकी पॉलीस्टाइरीन होगी, आपकी ग्लिप्टिल होगी। यहाँ पे ग्लिप्टिल नाम है, ठीक है, मैंने उस टाइम भी सही देखा नहीं, ग्लिप्टल हो गया। ये सभी क्या है, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें अपन पॉलीथीन की। ठीक है, तो इनके एकलक आपको याद होने जरूरी है। इनके एकलक या फिर एकलक को पहचानने का जो सूत्र है वो याद कर लो, आपसे यही ज्यादा पूछेगा। तो बात करें अपन पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन का एकलक क्या है, एथीन है। बात करें अपन पीवीसी का, तो पीवीसी का एकलक क्या है, वाइनिल क्लोराइड है। और पीएन यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का एकलक कौन सा है, वाइनिल साइनाइड है या फिर एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है, ये है इनकी एकलक। उसके बाद बात करें अपन बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट का एकलक कौन है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। मेलेमाइन का एकलक कौन है, मेलेमाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड। टेफ्लॉन का एकलक कौन है, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। और ग्लिप्टिल का एकलक कौन है, थैलिक अम्ल तथा ग्लिसरॉल। इतनी चीजें क्लियर हो गई प्लास्टिक के बारे में। उसके बाद देखो पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या है, वाइनिल बेंजीन या फिर स्टाइरीन। ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन प्राकृतिक रबर की। ठीक है, प्राकृतिक रबर की, तो रबर की, तो रबर कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो प्राकृतिक तरीका है, ठीक है, पेड़ पौधों, मतलब जो एक इसका जो इंपॉर्टेंट पेड़ होता है उसी से, या फिर कृत्रिम रूप से अपन रबर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक होता है आपका प्राकृतिक रबर, एक होता है आपका कृत्रिम रबर। ठीक है, तो रबर प्राकृतिक रूप से कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है हीविया ब्रांचिलिसी। हीविया ब्रांचिलिसी नामक, हीविया हीविया ब्रांचिलिसी नामक पौधे से, नामक वृक्ष से रबर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हीविया ब्रांचिलिसी वृक्ष के लेक्टस है यहाँ पे नाम। ठीक है, ये थोड़ा लेक्टस, ठीक है, लेक्टस से प्राप्त किया जाता है। जो इसका एकलक क्या होता है, आइसोप्रीन। ठीक है,
इसका एकलक क्या होता है? आइसोप्रीन इसका क्या होता है? रबर का एकलक होता है, जिसका नाम क्या होता है? 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसका एकलक होता है। इतनी चीज क्लियर होगी। बात करें अपन प्राकृतिक रबर की, तो जो प्राकृतिक रबर होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है, उसकी प्रत्यास्थता व गलनांक बहुत कम होता है। प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता और गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। इसे सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रबर होता है उसको सल्फर के साथ मिलाकर के गर्म कर सकते हैं, और जिससे यह रबर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? वल्कनीकरण कहते हैं। जैसे रबर की ये परतें होती हैं, इनके बीच में क्या जुड़ जाते हैं? सल्फर जुड़ जाते हैं, जिससे ये रबर क्या हो जाते हैं? थोड़े ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ताकि इसको जल्दी से इनको गाला ना जा सके, पिघलाया ना जा सके। ठीक है, ये तो होते हैं अपने प्राकृतिक रबर। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम रबर की। तो कृत्रिम रबर कौन कौन से हैं? एक है आपका, जिसको अगर शॉर्ट में बोले तो बुना एन, बुना एस, या फिर नियोप्रीन। यानी कि बुना एन का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइइन एक्रिलोनाइट्राइल। बुना एस का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन डाइइन स्टाइरिन। और नियोप्रीन का एकलक कौन है? क्लोरोप्रीन। ठीक है, ये है कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर कौन से होते हैं? जिनको कृत्रिम रूप से मानव द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, और ये है उनका संश्लेषण। इनसे क्या किया जा सकता है? कृत्रिम रबर का निर्माण होता है। अब बात करें अपन रेशों की। रेशे क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी लंबाई और चौड़ाई की जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की तुलना में क्या होती है? हजारों गुना अधिक होती है। मतलब ऐसे पतले पतले कुछ, मतलब जैसे रेशे होते हैं, आपने देखा होगा धागा मान लो। ठीक है, तो धागे की लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चौड़ाई तो बहुत कम हो, लेकिन उनकी लंबाई बहुत हजारों गुना उसके चौड़ाई से ज्यादा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रेशे। रेशे प्राकृतिक रेशे भी होते हैं और अपने कृत्रिम रेशे भी होते हैं। अपने जो कपड़े बने होते हैं, ये भी रेशों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो तो होता है कपास और जूट। कपास और क्या होता है? जूट। ठीक है, सबसे प्रथम प्रश्न आता है कि सबसे प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो सबसे प्रथम जो संश्लेषित मतलब कृत्रिम रेशा था, वो कौन सा था? रेयोन। कौन सा था? रेयोन, जिसको सेलुलोज से निर्मित किया गया। किससे निर्मित किया गया? सेलुलोज से। उसके बाद बात करें अपन बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के संश्लेषित रेशे होते हैं उनके। ठीक है, जैसे नाइलॉन 6,6 है। जैसे क्या है? नाइलॉन 6,6। तो जो नाइलॉन 6,6 है, इसका एकलक कौन था? इसका एकलक था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो नाइलॉन 6,6 का एकलक का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या होगा? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि टेरिलिन डेक्रोन का एकलक का कौन है? तो टरथेलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। नाइलॉन का देखो, ये देखो, ये तो क्या है आपका? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और ये आपका क्या है? एडिपिक अम्ल। इन दोनों का अपन क्या करवा देते हैं? संघनन करवा देते हैं, जल के अणु को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो किसका निर्माण होता है? इन दोनों के मध्य एक एमाइड बंध का निर्माण होता है। एमाइड बंध से ये क्या हो जाते हैं? आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं, और एक मजबूत रेशा में नायलॉन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे पॉलीएमाइड बहुलक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉलीएमाइड बहुलक, क्योंकि इसमें क्या होता है? एमाइड बंध होता है। बात करें अपन टेरिलिन यानी कि डेक्रोन की, तो इसका एकलक कौन है? टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल। तो टरथेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये होता है, बीच में व्यंजन बले और प्रथम कार्बन तथा आमने सामने क्या जुड़े हों? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़े हों, इसको बोलते हैं टरथेलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल को आपस में अगर संघनन करवा दें तो जल का अणु तो बाहर निकल जाएगा, और इनके मध्य कौन सा बंध बन जाएगा? इन दोनों के मध्य एक मजबूत एस्टर बंध का निर्माण हो जाएगा, जिससे क्या होगा? टेरिलिन जो रेशा है वो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इनके मध्य कौन सा बंध है? इनके मध्य एस्टर बंध है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जो नायलॉन रेशा होता है उसमें हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपी अम्ल के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? कौन सा बंध पाया जाता है? एमाइड बंध। टेरिलिन में कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध।
इतनी चीज याद कर लो, ठीक है। तो ये है अपने कुछ प्रमुख रेशे। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? पहले तो ये कंफर्म कर दो। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको रेशों के बारे में। रबर, तो रबर एक तो होता आपका प्राकृतिक रबर, एक होता आपका कृत्रिम रबर। प्राकृतिक रबर को तो हीविया ब्रांसिलिसी नामक पौधे के लेक्टस से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक रबर की गलनांक क्षमता वो थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, मतलब है उसका पिघलना कम हो जाता है, उसका पिघलना कम हो जाता है और वो मजबूत हो जाता है। और इस प्रक्रिया को बल बल्कि वल्कनीकरण के कहते हैं। उसके बाद बात करें अपन कृत्रिम रबर की, जिनको मानव द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कृत्रिम रबर जैसे बुनाएन, बुनाएस, नियोप्रीन, ठीक है। जो बुनाएन है उसका एकलक कौन है? ब्यूटाडाइइन एक्रिलनाइट्राइल। जो बुनाएस है उसका एकलक कौन है? ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन। जो नियोप्रीन है उसका एकलक कौन है? क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। ये हो गया कृत्रिम रबर। बात करें अपन रेशों की, तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से हजारों गुना अधिक हो, उसे अपन बोलेंगे रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? कपास हो गया, जूट हो गया, ये होते हैं प्राकृतिक रेशे। बात करें अपन प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो प्रथम संश्लेषित रेशा था आपका रेयोन, जो किससे निर्मित किया गया था? सेलुलोज से। प्रश्न आ सकता है कि प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? कौन सा था? रेयोन था। या प्रथम संश्लेषित रेशे को किससे निर्मित किया गया? सेल्यूलोज से। इतनी चीज क्लियर होगी। और जो संश्लेषित रेशे थे, जैसे मजबूत होता है नाइलॉन 66 और टेरिलिन, या जिसको डेक्रोन भी बोलते हैं। तो नाइलॉन 66 का जो एकलक है किससे ये मिलकर बने होते हैं? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन तथा एडीपी अम्ल से ये मिलकर बने होते हैं। बात करें अपन टेरिलिन या डेक्रोन की, तो ये टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बने होते हैं। नाइलॉन में कौन सा बंद होता है? एमाइड बंद होता है। और टेरिलिन में कौन सा बंद होता है? एस्टर बंद पाया जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन दैनिक जीवन में जो रसायन काम आते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो दैनिक जीवन में कौन सा रसायन काम में आता है, जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहला जो आपका रसायन है उसको अच्छे से समझना, वो कौन सा है आपका? साधारण नमक, ठीक है। इसका कलर थोड़ा, कौन सा है आपका? साधारण नमक। साधारण नमक, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। बात करें इसके सूत्र की, तो NaCl। इतनी चीज क्लियर हो गया। आपसे प्रश्न आ सकता है कि साधारण नमक का सूत्र या रासायनिक नाम बताओ, तो सूत्र तो होता है इसका NaCl और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताओ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। और सूत्र क्या है इसका? NaCO3। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें अपन दावन सोडे की। किसकी बात करें? दावन सोडे की। तो दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है इसका? Na2CO3.10H2। बात करें अपन ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण की, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 इसका सूत्र है। प्रश्न आ सकता है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ, CaOCl2। बात करें अपन कास्टिक सोडे की, तो कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है? NaOH। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें अपन कास्टिक पोटास की यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात करें अपन चीनी या सुक्रोज की, तो इसका ये किससे बने होते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से। बात करें अपन भारी पानी की, जो कठोर जल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कठोर जल का सूत्र बताओ, और लोग क्या करते हैं? H2O पर ओके कर जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है? गलत होता है। भारी जल, कठोर जल का सूत्र क्या है? D2O, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या नाम है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद बात करें अपन चूने पत्थर की यानी कि संगमरमर की, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। बात करें अपन बिना बुझे हुए चूने की तो CaO, जिसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बात करें अपन भुजा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? जब अपन बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो अपने पास क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात करें अपन जिप्सम की तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है। बात करें अपन POP की यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट है, अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट। ठीक है। बात करें अपन फिटकरी की, फिटकरी का दूसरा नाम क्या है? पोटास एलम। ये प्रश्न आ चुका है। पोटास एलम का दूसरा नाम क्या है? फिटकरी। फिटकरी का दूसरा नाम क्या है? पोटास एलम। पोटास एलम का सूत्र बताओ तो K2SO4.Al2SO4 3 चॉइस H2 यानी कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका क्या है? रासायनिक नाम है। इतनी चीज क्लियर होगी। उसके बाद बात करें अपन लाल दवा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र बताइए, ऐसा प्रश्न आ चुका है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMnO4। इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक नाम है। बात करें अपन नमक का अम्ल या फिर मुरिएटिक अम्ल का, मुरिएटिक अम्ल या फिर इस नमक का अम्ल, जिसका सूत्र क्या है? HCl और रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन नीला थोता, जिसको क्या बोलते हैं? कशिश। नीला थोता, नीले थोते का सूत्र क्या है? CuSO4.5H2 यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर है सल्फेट। हरा थोता FeSO4.7H2 यानी कि फेरस सल्फेट। सफेद थोता यानी कि जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। चीनी सॉल्ट पीटर, इसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या है? NaNO3। NaNO3। बात करें अपन इंडियन सॉल्ट पीटर यानी कि KNO3, इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। बात करें अपन नौसादर की तो इसका रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या है? NH4Cl। बात करें अपन लूनार कास्टिक की तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र क्या है? AgNO3। आप बात करें अपन शुष्क बर्फ यानी कि सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ। ठीक है। तो CO2 गैस, जब CO2 गैस ठंडी होती है ना, एकदम ठोस होती है, उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, जिसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है सुहागा, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सूत्र क्या है? Na2B4O7.10H2O। बात करें अपन सिंदूर की तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है। ये था अपना इंपॉर्टेंट बहुलक और इंपॉर्टेंट रसायन। इतनी चीज क्लियर हो गई। इस क्लास से आपको एक या दो का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं में, बात चाहे महिला परीक्षा की हो, बात चाहे CET की हो, बात चाहे राजस्थान पुलिस की हो। तो आज इस चैप्टर में आपको कैसा लगा तो बताना। आपको अच्छी सारी चीज समझ में आ गई। इन चीजों से आप हर एक लाइन से प्रश्न बना बना करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जय राजस्थान।